हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। मैं खुशबू श्रीवास एक बार फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लेकर आ चुकी हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले होंगे जो हमारे आरआरबी, एसएससी तथा आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अलावा भी पार्ट आएंगे। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। दिल्ली के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की तथा ग्वालियर की विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने आप को खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा उल मुस्तनसीन के नाम से युक्ति सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश संभी वंश का था तथा इस कारण उसकी गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया, परंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से इन समस्याओं का अंत कर सल्तनत को दृढ़ता तथा शक्ति प्रदान की। अनेक इतिहासकारों ने उसे दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपनी अदालत दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए गयासुद्दीन बलबन को जानते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तान बलबन ने ईरानी दरबारी प्रथा सजदा एवं पाबोस को अपने राज दरबार में लागू किया। बलबन ने अपने राज्य में रक्त एवं लौह की नीति लागू की। बलबन ने फारसी त्योहार नारोज को मनाना प्रारंभ किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इस सन के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1206 ईस्वी और 1506 ईस्वी। 1206 से 1500 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार 5 वंश हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवरी वंश भी कहा जाता है। इसका समय था 1206 से 1290। फिर आया खिलजी वंश। इसका समय 1290 से 1320। इसके बाद तुगलक वंश। इसका 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश लोधी वंश अफगान था। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए इल्तुतमिश को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासन इल्तुतमिश के शासनकाल 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां उर्फ तैमूजिन ने गोबी के रेगिस्तान के समस्त बर्बर जातियों में अपना नेतृत्व संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पार्सिया को हराकर उसने पार्सिया को ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद
ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया और वह ख्वारिज्म ने अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगबन्नी का पीछा करते हुए सिंध तक आ पहुंचा, किंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण चंगेल खां के आक्रमण से नवेदित तुर्की राज्य बच गया। ध्यातव्य है कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो या चौगाल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरते हुए हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। यह पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान के मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों में सहायक था, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। मात्र 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही शासन किया। यह तुर्किस्तान का निवासी था, जिसके माता पिता तुर्क थे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। चलिए रजिया सुल्तान को जानते हैं। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला। ये कुल 4 वर्ष 1236 से 1240 ईस्वी तक रही। रजिया सुल्तान राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारों का सहयोग था। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम राजवंश। चलिए गुलाम राजवंश को जानते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक गुलाम राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसकी हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन ने सेवा को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखने तथा घोड़े दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करना तथा इसके शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य निम्न थे। पहला कार्य इनका था दीवाने रियासत, इसका मतलब बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था। फिर था सेनाए मंडी, बाजार का अधीक्षक। फिर है बरीद, बाजार का निरीक्षक। मुनहियान, गुप्त सूचना प्राप्त करना तथा गयासुद्दीन तुगलक इसका राज्यपाल था। और नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर प्रांत का सेनापति था। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। चलिए बलबन को हम जानते हैं जरा। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक था। यह इलवरी तुर्क था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा से वर्णित अफरासियाब वंश का बताया था तथा कुलीनता पर विशेष बल दिया। उसने दरबार में ईरानी आदेशों को स्थापित किया, सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। उसने ईरानी त्योहार नासोज को मनाना प्रारंभ किया। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। उसने दिल्ली का सल्तनत पर 1206 से 1210 तक शासन किया था। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन ही किया था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 के मध्य था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारतीय शासकों में अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के भरण पोषण हेतु दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, ताकि कम वेतन देने पर भी सैनिकों की गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार के लिए 7 और 8 प्रकार का कानून बनाया, जिसे जवाबित या जाब्ता कहा जाता था। गल्ला बाजार का प्रमुख शाहना ए मंडी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की तारीफ ए फिरोज शाही में मिलती है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत को सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में गुजरात में बाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद राज अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण देव। गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक करण देव था। वर्ष 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें बाघेला राजवंश के अंतिम राजपूत राजा करण देव की हार हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के साम्राज्य में मिला लिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के 6 शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए राजधानी सीरी स्थापित की। उसने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार का निर्माण भी आरंभ करवाया था, किंतु वह उसे पूरा नहीं करवा पाया। उसने सीरी नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जलाशय का निर्माण करवाया, जिसे हौज-ए-खास के नाम से जाना जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकारी में लेने की योजनाएं बनाई? तो उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जलालुद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं को उल्लेख किया। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण या कराचिल अभियान। इसमें खुरासान और कराचिल अभियान का उद्देश्य मंगोल क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी द्वारा स्थापित नाम स्त्रोतीय मुख्यालय शहर हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला है। वर्तमान में यह जिला 15 जुलाई 1997 ईस्वी को अस्तित्व में आया। इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी तथा उसने इसका नामांकन अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में भारत आने वाली विदेशी यात्री इब्न बतूता से आया था मोरक्को। इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान और लेखक था। उत्तरी अफ्रीकी मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन
अब्दुल्ला इब्न बतूता था। यह 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक ने उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह 7 वर्षों तक पदस्थ रहा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। चलिए बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया ताकि उत्तर व दक्षिण भारत में संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके। 1333 ईस्वी में इसी के शासनकाल में मोरक्को का प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग में दीवाने अमीर कुई नामक बान की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह भारत में तुगलक के शासनकाल 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत को अपनी पुस्तक रिहला में वर्णित नियुक्त किया था। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बांटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक लोगन तैमूर के दरबार में गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो वो वर्ष है 1398। अमूर तैमूर को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है। एक युद्ध में उसका एक पैर घायल हो गया था, जिसके कारण वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा, इसलिए उसे तैमूर लंग कहा जाता था। मार्च अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर अपनी राजधानी समरकंद से भारत पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। 11 दिसंबर 1398 में तैमूर दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महिमा था। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर को दिल्ली व शाही का नबकर युद्ध हुआ। नासिरुद्दीन महमूद व मल्लुल इकलाब पराजित हुए। तैमूर ने दिल्ली के कत्ले आम का आदेश दिया, जो 15 दिन हुआ। कबूल संपत्ति लौटने के बाद 1399 ईस्वी में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और हेतो समरकंद लौट गया। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर या दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने 28 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोधी से छीनकर इस वंश की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने किया। ना धारणा करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। इसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक
ग्रंथ का फारसी में फरहान सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1517। इब्राहिम लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा। वह वर्ष 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ तथा वीरगति को प्राप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दिल्ली के सुल्तान फारसी को प्रोत्साहित करते थे। सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय दिल्ली में था, जिसमें फारसी भाषा का बोलबाला था। मुगल काल में भी फारसी राजकीय भाषा थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर अधिकाधिक का मुख्य भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के इस सिक्के के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलवाए। वह सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को नष्ट होने से बचाना चाहता था, परंतु बाजार में तांबे के नकली सिक्के आ जाने से उसकी योजना सफल न हो सकी। उसने तांबे के सारे सिक्के वापस लेकर खजाने से चांदी के सिक्के दे दिए, जिससे खजाना रिक्त हो गया। इस प्रकार उसकी यह योजना असफल साबित हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा का आरंभ किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था के तहत सुदूर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। इक्ता एक निश्चित भूखंड या क्षेत्र था जिससे नियंत्रण व निर्देशकर्ता को मुक्ति कहते हैं। यह मुक्ति इन इक्तों को प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कर वसूली का भी काम देखता था। इक्तादारों के समय स्थानांतरित कर इसे नौकरशाही रूप देने का प्रयास किया गया। इन इक्तादारों के अतिरिक्त या अधिशेष आय केंद्र को भेजना पड़ता था, जिसे फवाजिद कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। उसका नाम था बंदगान। चलिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, जिसका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 तक 26 वर्ष तक चला। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने भारत को इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान कहा जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा दीवाने बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम
मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके द्वारा बनाए गए अन्य प्रमुख स्थल शीरी की किला 1313 ईस्वी तक हजार खम्मा महल प्रमुख है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्तनत सुल्तान। भारतीय वास्तुशिल्प में सुख नामक स्थापत्य कला की शैली सल्तनत काल में शुरू हुई। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने के समय शुरू किया गया। ऐबक के समय केवल इसकी एक मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फुट ऊंची 4 मंजिल तक दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने इससे 2 छोटी मंजिलें बनवाकर इसे 5 मंजिला कर दिया। अब इसकी ऊंचाई 234 फुट अर्थात 73 मीटर है। कुतुब मीनार की योजना मूलतः इस्लामी है। आरंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारे सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी सनें हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली शहर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 ईस्वी में शुरू करवाया। बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र मौजूद है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हौज ई सुल्तानी एक है, क्या है? एक बड़ा जलाशय। हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। कुतुब मीनार के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार द्वारा विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। और ये हमारे सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी भी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। वे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे तथा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली के मेहरौली नगर में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोट की मस्जिद के शासनकाल में हुआ था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण हुआ था। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जिसे 1505 में लोदी वंश के सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इनका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक। ये शासनकाल तो आप लोग जरूर याद कर लें, इनकी जो सन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके से लेखक जियाउद्दीन बरनी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारिक-ए-फिरोज शाह। चलिए, बरनों का जन्म 1285 में एक शिक्षित और धनवान परिवार में हुआ था। उसके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। सुल्तान गयासुद्दीन के दरबार में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त था। बरनी मोहम्मद तुगलक के निकट संपर्क में रहा। बरनी द्वारा रचित तारिक-ए-फिरोज शाही को ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बरनी ने इसे फारसी में लिखा था। इतिहासकार इलियट और डाउनसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस ग्रंथ में बलबन से लेकर फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक आदि के दरबार में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं तुगलकनामा, नूर सिपहिर, आंशिका या खजाइल उल फतूह तथा किरान उल सादिन आदि हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि थे। अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली शासकों बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक आदि के दरबार में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं तुगलकनामा, नूर सिपही, आंशिका, खजाइल उल फतूह तथा किरान उल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस लेख को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। खुसरो एक के बाद एक हुए दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासक देखा था। सुल्तान बलबन के समय अपने जीवन का प्रारंभिक किया और सुल्तान कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की दरगाह कुतुब दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह दरगाह मेहरौली दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार का संबंध चिश्ती सिलसिले में था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के प्रारंभ में बली शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का अर्थ संत होता है। सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम है। सूफी सिलसिला इस्लाम की ही एक परंपरा है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर में उर्फ महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उर्फ के रूप में 6 दिन तक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि वह जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में रखकर अल्लाह की प्रार्थना की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। दरगाह अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते हैं जिन्हें खानका कहते हैं। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को जियारत कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारो के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, सभी धर्मों की समानता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। भक्ति आंदोलन के विकास में अलमार एवं नयनार संतों की प्रमुख भूमिका रही। 12 तमिल वैष्णव संत जो संयुक्त रूप में अलवार कहलाए तथा शैव संत नयनार कहलाते थे। अलवार संतों ने विष्णु की उपासना की एवं नयनार संत शिव के उपासक थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत के सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु घासीदास ने। भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किया गया सतनाम दर्श पहले कबीर द्वारा, उसके बाद गुरु घासीदास के पूर्वजों ने अपनाया। अपने पूर्वजों से इसकी मानवीय पंथ को स्वयं गुरु घासीदास ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार देखा जाए तो सतनाम पंथ पहले इतिहास से जुड़ा, फिर राजनीति से और बाद में समाज सुधार। औरंगजेब के कार्यकाल में मुगल सेना का सतनामियों के बीच कई युद्ध हुए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत हुआ रामानंद थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनका जन्म 1299 ईस्वी को प्रयाग में था। 1299 ईस्वी को प्रयाग में था। इनकी शिक्षा बनारस में हुई थी। इनके प्रमुख शिष्य कबीर, जोहाना, रैदास, हरिजन, धना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत व संगना कसाई और 2 लिया पद्मावती व सुरसरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वैसे ही आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा देना ताकि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। जैसे ही पार्ट 2 आए तो आप उसको भी देखें। धन्यवाद।